तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रोपी, कंप्रेस कोलैप्सिबिलिटी क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है। ये चार इंडेक्स प्रॉपर्टी को आज हम पढ़ेंगे और चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। सो सेंसिटिविटी, हम बहुत बार बोलते हैं कि बहुत सेंसिटिव बंदा है ये, मतलब कि छोटा सा रिएक्शन किया, जैसे कि हमने कुछ बोल दिया उसको और वो रोने लग गया, सेंसिटिव ज़्यादा है, इसको हम सेंसिटिव बोलते हैं। ऐसे ही सोयल भी सेंसिटिव हो सकती है, इनसेंसिटिव हो सकती है। मतलब कि अगर कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, डिस्टरबेंस इन द सेंस जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, साइड में कोई घर बन रहा है, उसकी वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ डिस्टरबेंस हुई है हमारे घर के नीचे, और या फिर रीमोल्डिंग हुई, ऐसे ऐसे डिस्टरबेंस आ सकते हैं। उसकी वजह से कितनी शियर स्ट्रेंथ रिड्यूस हुई है। जैसे कि हमारी स्टार्टिंग में शियर स्ट्रेंथ थी कुछ भी अनडिस्टर्ब्ड, और उसके बाद डिवाइडेड बाय कि डिस्टरबेंस के बाद कितनी शियर स्ट्रेंथ बच गई, इसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। अब सेंसिटिव मटेरियल है, अगर हमारे घर की नीचे जो सोयल है शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई, तो मतलब क्रैक्स आएंगे, क्योंकि सेटल कर जाएगी, सोयल सेटल करेगी तो क्रैक्स आएंगे। मतलब सेंसिटिविटी से क्रैक्स आ सकते हैं। और क्या हो सकता है कि एक और फॉर्मूला होता है सेंसिटिविटी का, कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सोयल डिवाइडेड बाय में अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब क्या, सेंसिटिविटी के लिए एक आईएस कोड ने भी टेबल दे रखी है। वो टेबल क्या है कि अगर सेंसिटिविटी है 0 से, अगर सेंसिटिविटी 1 से कम है तो हम बोल देंगे कि इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव मतलब कुछ डिस्टरबेंस हुई, पहले शेयर स्ट्रेंथ थी और डिस्टरबेंस होने के बाद शेयर स्ट्रेंथ उतनी ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, तो उसको हम बोल देंगे इनसेंसिटिव है। और सेंसिटिविटी की नेक्स्ट वैल्यू है कि अगर 1 से 2 है सेंसिटिविटी, तो हम बोल देंगे कि नॉर्मल सोयल है। अगर अगर 2 से 4 है तो हम बोल देंगे कि लो सेंसिटिव सोयल है। सेंसिटिव सोयल। ऐसे ही 4 से 8 है तो हम बोल देंगे मीडियम सेंसिटिव सोयल है। अगर 8 से 16 है तो हम बोल देंगे हाई सेंसिटिव सोयल है। अगर 16 से ज़्यादा है, सेंसिटिविटी 16 से ज़्यादा है, तो हम बोल देंगे कि एक्स्ट्रा सेंसिटिव सोयल है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है कि क्विक। क्विक मतलब अनस्टेबल, क्विक क्ले। क्विक क्ले है, ये भी बोल सकते हैं हम। अब भैया एक और प्रॉपर्टी होती है, इंडेक्स प्रॉपर्टी थिक्सोट्रोपी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती इंपॉर्टेंट? जैसे कि कुछ डिस्टरबेंस आने के बाद शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई, तो ये थिक्सोट्रोपी बताती है कि उसके बाद थोड़े टाइम बाद, टाइम के साथ साथ शियर स्ट्रेंथ सोयल की इंक्रीज होती रहती है। तो कितनी शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, अभी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है भाई। शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई थी सोयल की, उसकी वजह से क्रैक्स आ गए। क्या जब शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज होएगी फिर से, तो क्रैक्स में कुछ ठीक होएंगे? क्रैक्स नहीं होंगे, क्रैक्स तो ठीक होएंगे नहीं, तो इससे इसलिए हम बोल देते हैं कि थिक्सोट्रोपी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये क्या बताती है, रीगेन ऑफ shear strength of soil with time।
एट्थ एट्थ इंडेक्स प्रॉपर्टी है, हम पढ़ते हैं कोलैप्सिबिलिटी। अब नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ कोलैप्स हो रहा है, कोलैप्स नीचे दब रहा है। हमने कल पढ़ा था कि वाटर कंटेंट इंक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो हम बोल देंगे कि स्वेलिंग है। अगर वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हम बोल देते हैं कि श्रिंकेज है। ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज मतलब अगर वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हम बोल देंगे कोलैप्सिबिलिटी, कोलैप्स हो रही है। जैसे कि कोई एक सांप का बिल है मिट्टी में और हमने क्या किया, उसमें पानी डाल दिया। अब पानी डाल देंगे तो वो कोलैप्स कर जाएगा, वो बंद हो जाएगा। मतलब पानी डालने से वॉल्यूम डिक्रीज हुई है उसकी, तो वो कोलैप्सिबिलिटी होती है। अब भाई क्या होता है, कोलैप्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए कोलैप्सिबल पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल कि वॉल्यूम कितनी चेंज हुई है और पहले वॉल्यूम कितनी थी। इससे हम पता लगा सकते हैं कोलैप्सिबिलिटी। नाइन्थ इंडेक्स प्रॉपर्टी। सो नाइन्थ इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है एक्टिविटी। जितनी ज्यादा श्रिंकेज होगी, जितनी ज्यादा स्वेलिंग होगी सोयल, उतनी ही ज्यादा एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्रिंकेज एंड स्वेलिंग। अब हम सोयल के बारे में पढ़ते हैं कि सोयल बनती कैसे है। सोयल बनती है मिनरल्स, मिनरल्स से। और मिनरल्स कैसे बनते हैं, एक स्मॉल पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस होता है एक बड़ा, कुछ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एटम बन रहा है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है। ऐसी सोयल भी मिनरल से बनती है। और मिनरल्स बनते हैं यूनिट्स से, ऑक्टाहेड्रल यूनिट होती है, टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती है, मतलब स्मॉल यूनिट्स होती है, इनसे बनते हैं। अब हमने पहले भी बहुत बार बोला है कि मोंट मोरलोनाइट मिनरल, तीन तरह के मिनरल होते हैं। एक तो कियोलोनाइट मिनरल, एक इलाइट मिनरल, एक मोंट मोरलोनाइट मिनरल। मोर मोरिलोनाइट मिनरल, मोंट मोरिलोनाइट मिनरल। अब जो एक किलोनाइट मिनरल, क्योलोनाइट मिनरल होता है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इस इलाइट मिनरल में होता है पोटासियम बॉन्ड, के बॉन्ड। और मोंट मोरलाइट में होता है वाटर बॉन्ड। और हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि मोंट मोरलाइट मिनरल में ज्यादा श्रिंकेज फेलिंग होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोंट मोरलाइट जिस मिनरल जिस क्ले में होगा उसमें एक्टिविटी ज्यादा होगी। अब इसके लिए भी एक टेबल दे रखी है। जैसे 0.5 से 0.7 एक्टिविटी होती है किसमें, क्योलोनाइट मिनरल में। मैं सिर्फ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। और 0.7 से 1 ये होती है इलाइट मिनरल में, इलाइट मिनरल। एंड 1 से 7 होती है मोंट मोरलोनाइट मिनरल में। और अगर हमने पढ़ा था कि मोंट मोरलोनाइट मिनरल में एक लीचिंग सोयल, लेटराइट सोयल पढ़ाई थी, उसमें लीचिंग बताई थी मैंने। तो ऐसे ही मोंट मोरलाइट में, अगर मोंट मोरलाइट सोयल में अगर जो लीचिंग प्रोसेस हो रहा है उसमें सिलिकस कंपाउंड निकल के अगर कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम मोंट मोरलाइट मिनरल, तो उसकी होएगी 1.5। और अगर एन ए मोंट मोरलाइट मिनरल आ रहा है तो उसकी होएगी 4 to 7 एक्टिविटी।
और ऐसे ही जैसे कि जो सोयल ज्यादा श्रिंक कर रही है, मतलब जितनी ज्यादा खराब सोयल उतनी ज्यादा एक्टिविटी, इसका मतलब ये है इन द शॉर्ट फॉर्म। मैं आपको बता देता हूँ, एक्टिविटी का एक फॉर्मूला भी होता है, एक्टिविटी इज इक्वल्स टू आई पी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले। ये परसेंटेज ऑफ क्ले है भाई, याद रखना। क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए परसेंटेज ऑफ सोयल दे देते हैं। अब हम सोचते हैं कि परसेंटेज दे रखे हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले लगाते हैं और एक्टिविटी निकालते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता है। हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्ले है, कि क्ले की परसेंट कितनी है। अब सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स। सो नाउ द चैप्टर 2। सो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स। सोयल को क्लासिफाई करने के लिए चार मेथड होते हैं हमारे पास। फर्स्ट है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है टेक्सचर चार्ट। एंड थर्ड है हाईवे रिसर्च रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। एंड फोर्थ है एंड फोर्थ होता है आईएस कोड मेथड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं सोयल में, फाइन ग्रेन सोयल, एक कोर्स ग्रेन सोयल। फाइन ग्रेन सोयल में हमने पढ़ी थी कि सिल्ट और क्ले होती है। कोर्स ग्रेन में हमने पढ़ा था सैंड और ग्रेवल्स होते हैं। ग्रेवल का साइज हमने पढ़ा था 80 mm से 4.75 mm। और फिर हमने सैंड का पढ़ा था 4.75 से 75 माइक्रोन्स। उसके बाद सिल्ट का पढ़ा था 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन। और उसके बाद हमने क्ले का पढ़ा था 2 माइक्रोन से कम। उसके बाद टेक्सचर चार्ट, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इस पे। पीवाई क्यूज आज तक नहीं आए इस पे। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये चार्ट पे बेसिस है और चार्ट में गिवन नहीं होता एग्जाम में। सो इससे क्वेश्चन आएंगे नहीं। इसके बाद है हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। इसके लिए एक जीआई वैल्यू दे रखी है, जीआई वैल्यू। अब इसका फॉर्मूला होता है और जो कि किसी को याद नहीं होता। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, याद रखना। हम याद रखते हैं 215 से, 215। अब जी आई इज इक्वल्स टू 215। अब 0.0.0 अब यहाँ दो है तो दो जीरो लगा दो, यहाँ एक है तो यहाँ एक जीरो लगा दो। अब दो जीरो एक जीरो, अब एक भी जीरो नहीं है पॉइंट के बाद। इसके बाद ए बी सी डी हमने पढ़ रखे ए बी सी डी। सो ए बी सी। अब भाई आगे कुछ वैल्यू नहीं है तो हम क्या करते हैं, डी यहाँ पे लगा देते हैं। फिर से स्टार्ट कर देंगे एबीसीडी को ए। ये हो गया इसका फॉर्मूला। याद करने की एक अच्छी ट्रिक है, इससे याद करोगे तो याद हो जाएगा। अब ए बी सी डी एक कांस्टेंट। सो भाई ए बी सी डी कांस्टेंट होते हैं, इसमें जो ए बी सी डी है ये कांस्टेंट होते हैं। ए की वैल्यू परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव्स माइनस में 35। एंड परसेंटेज of particles passing through 75 micron sieve minus 15। then
लिक्विड लिमिट -40 एंड देन IP -10। अब भाई इसको भी याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला है। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? हमें 35 तो याद रखना है, 35। अब हम क्या कर रहे हैं, 35 में से 20 कम कर रहे हैं, 20 कम कर दिया, 15 बच गया। अब पांच पांच ऐड करो, 20, 25, 20 के बाद 25 होता है, 25 ऐड कर रहे हैं, 25 ऐड करा तो 40 हो गया। पहले 20 कम करे, फिर 25 ऐड करे, उसके बाद 30 माइनस कर दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस 10। और सी डी को कैसे याद करेंगे? मैंने तो याद कर रखा है कि मेरा एक दोस्त है दीपक, और वो जॉब करता है, मेरी शादी थी तो वो सीएल लेके आया। सीएल छुट्टी होती है एक, कि दीपक डी, दीपक DP CL लेके आया। इससे याद कर रखा है मैंने फॉर्मूला, आप भी ऐसे याद रखना। और अब इसकी भी रेंज होती है ABCD की, इसकी रेंज होती है 0 से 40, इसकी भी 0 से 40, और इसकी 0 से 20, इसकी 0 से 20। अब GI की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू, इनकी मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम ये है, इनको पुट करके निकाल सकते हो। सो आप कैलकुलेट करके देखना, भी मैं बता भी देता हूं। GI की मैक्सिमम वैल्यू होती है 20 एंड GI की मिनिमम वैल्यू निकलती है 0। उसके बाद जितनी ग्रुप, इसको GI मतलब ग्रुप इंडेक्स, ग्रुप इंडेक्स वैल्यू, जितना बड़ा GI वैल्यू, मतलब जितनी बड़ी ग्रुप इंडेक्स वैल्यू, उतनी ही बेकार सोयल, और जितनी छोटी GI वैल्यू उतनी अच्छी सोयल। याद रखना भाई। अब ऐसा क्यों कि जितनी बड़ी GI वैल्यू उतनी बेकार सोयल, और जितनी छोटी GI वैल्यू उतनी अच्छी सोयल? सो अगर बड़ी GI वैल्यू होगी तो ABCD की वैल्यू हम रखेंगे मैक्सिमम, और मैक्सिमम ABCD की वैल्यू में क्या होता है? अगर ए की अगर हमने रखी डी की वैल्यू मैक्सिमम, डी की वैल्यू मैक्सिमम मतलब कि आईपी, ये मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम कब होएगा? जब ये ज्यादा होएगी, आईपी ज्यादा है। आईपी ज्यादा, मैंने पीछे ही एक फॉर्मूला बताया था कि एक्टिविटी इज इक्वल्स टू आईपी बाय में परसेंटेज ऑफ क्ले। आईपी ज्यादा मतलब एक्टिविटी ज्यादा, एक्टिविटी ज्यादा मतलब श्रिंकेज, स्वेलिंग ज्यादा सोयल में, स्वेलिंग श्रिंकेज ज्यादा तो सोयल खराब हो गई। अगर सी ज्यादा होगा मतलब लिक्विड लिमिट ज्यादा, और मैंने पढ़ाया था कि लिक्विड लिमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिबिलिटी के, मतलब लिक्विड लिमिट ज्यादा तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा, सोयल खराब। अब बी और ए, बी और ए ज्यादा तो पार्टिकल्स फाइन होंगे, क्योंकि परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स पासिंग 75 माइक्रोन्स, 75 75 माइक्रोन से पास होने वाले पार्टिकल्स ज्यादा है, मतलब छोटे पार्टिकल्स ज्यादा है। और छोटे पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो हमने पढ़ा था कि जो कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल, वो छोटे पार्टिकल्स के लिए होती है, सिल्ट और क्ले के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रिंकेज, स्वेलिंग सब सब होंगे सोयल में। सो इस वजह से हम बोल देते हैं कि GI की वैल्यू मैक्सिमम तो सोयल बैड, एंड GI की वैल्यू मिनिमम तो सोयल अच्छी होएगी, गुड सोयल होएगी। अब इसके बाद इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था ESC में स्टेबिलिटी नंबर के बारे में। अब स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है? स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। स्टेबिलिटी नंबर SN, स्टेबिलिटी नंबर SN इज इक्वल्स टू, अब इसको याद रखने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि पहले तो हम लिख देंगे 1.7, अब
ब्रैकेट। हमने पढ़ा था 215, अब पीछे 215 याद रखा था, यहाँ पे भी हम 215 ही यूज करेंगे। D20, 2 से 20 प्लस 1/D 215 मतलब 10 प्लस 1/D 50। अब मैक्सिमम के ऊपर 3 लिख दो भाई, और इसका कर दो अंडर द रूट। ये होगी स्टेबिलिटी नंबर की वैल्यू, फॉर्मूला सॉरी। और स्टेबिलिटी नंबर कम होएगा तो सोयल होएगी अच्छी। जैसे कि 0 से 10 तक वैल्यू होएगी स्टेबिलिटी नंबर की, तो हम बोल देंगे कि एक्सीलेंट सोयल है, और 10 से 20 होएगी तो हम बोल देंगे कि गुड सोयल है, ऐसे। और सोयल की वैल्यू कम होएगी, स्टेबिलिटी नंबर की वैल्यू ज्यादा होएगी तो हम बोल देंगे कि सोयल बेकार है। इसके बाद हम थर्ड मेथड पे आते हैं, आईएस कोड पे, जो फोर्थ मेथड है, और यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ना भाई, ध्यान से देखना क्या है क्या नहीं है ये। फोर्थ, आईएस कोड मेथड। अब हम अगर आईएस कोड पढ़ेंगे ना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लेंथी चीजें दे रखी है कि इतनी वैल्यू होगी तो हम वो सोयल बोल देंगे, क्लासीफाई कर देंगे, इतनी वैल्यू होगी तो वो क्लासीफाई कर देंगे। हम कुछ नहीं पढ़ेंगे ऐसा, हम सिंपली वे में पढ़ेंगे। आप बस देखो और समझो। सबसे पहले, अगर सोयल 50% से ज्यादा पास हो रही है 75 माइक्रोन से, हम सी बना देते हैं। हमने पढ़ा था कि 4.75 माइक्रोन्स तक ग्रेवल्स होती है, एंड अगर 75 4.75 और 75 माइक्रोन से इसके बीच में जो साइज होगा उसको हम बोल देंगे सैंड। उसके बाद फाइन का पार्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं 2 माइक्रोन तक सिल्ट, उससे नीचे क्ले। ये चीज हमने पढ़ी है भाई। अब क्या है, हमें क्वेश्चन देगा कि जैसे कि 50% पार्टिकल्स पास कर रहे हैं 4.75 माइक्रोन सीव से, 50% पार्टिकल्स पास कर गए मतलब 50% रिटेन भी हो रहे हैं। सो अगर 50% पार्टिकल्स इसमें रिटेन हो रहे हैं, जैसे कि 100 ग्राम थी, 100 ग्राम में से 50 ग्राम यहाँ पे रह गए, उसके बाद 4.75 माइक्रो एम की सीव में, एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि 7.75 माइक्रोन की सीव से 30% या 20% माइक्रोन पास कर रहे हैं, 20% माइक्रोन पास कर रहे हैं, अगर वो बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 30% उसमें रिटेन भी हो रहे हैं। मतलब 100 में से 30%, 30 ग्राम यहाँ पे रिटेन हो गए। अब ये थी 75 माइक्रोन सीयू, 20% पास कर गए, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखो 80% कोर्स ग्रेन सोयल है और 20% फाइन ग्रेन है, मतलब 20% मतलब फाइन ग्रेन सोयल पार्टिकल्स बहुत कम है, तो हम इसको बोल देंगे कि कोर्स ग्रेन सोयल है ये। ठीक है। अगर इसकी जगह हम बोल देते हैं स्टार्टिंग में कि 100 ग्राम सोयल में से या 100% सोयल में से 20% सोयल तो यहाँ पे रिटेन हो रही है, मतलब 20 ग्राम सोयल, और 10% सोयल यहाँ पे रिटेन हो रही है, मतलब 70% सोयल पास हो रही है। इसका मतलब फाइन ग्रेन्ड सोयल ज्यादा है और कोर्स फाइन ग्रेन्ड सोयल ज्यादा है और कोर्स ग्रेन्ड सोयल कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको क्लासीफाई कर देंगे फाइन ग्रेन्ड सोयल की, फाइन ग्रेन्ड सोयल है। इसके बाद भाई, अब अगर जैसे हमने अब थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था कि 50% सोयल पास रिटेन कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब 550 ग्राम्स,
और 20 ग्राम मान लो यहाँ पे 30 ग्राम यहाँ से रिटेन पास हो रही है 75 माइक्रोन से। हमने देखा था कि ये कोर्स ग्रेन्ड सोयल है क्योंकि कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स ज्यादा है। अब कोर्स ग्रेन्ड में ग्रेवल्स ज्यादा है, ग्रेवल्स के पार्टिकल 50 ग्राम है, मतलब ये ग्रेवल सोयल है, ग्रेवल सोयल। अगर यहाँ पे 20 ग्राम तो ग्रेवल होते हैं और 50 ग्राम सैंड होती, तो हम बोलते थे कि ये सैंड सोयल है, सैंडी सोयल है। उसके बाद अब आईएस कोड मेथड ने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है इसको, क्लासिफिकेशन को, एक तो कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स के लिए, एक फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स के लिए। मैंने आपको ये तो बता दिया कि कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स कब बोल लेंगे, फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स कब बोल लेंगे। अब इनके अंदर देखते हैं क्या होता है। कोर्स ग्रेन्ड सोयल, हमने बोला था कि अगर 50% पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल्स रिटेन हो रहे हैं 75 माइक्रोन की सीव पे, तो वो कोर्स ग्रेन्ड सोयल है। और 50% से कम पास कर रहे हैं, ये भी वही मतलब हुआ, कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, बात तो एक ही है कि कोर्स ग्रेन्ड सोयल है। इसके बाद इन्होंने बोला अगर फाइन ग्रेन्ड सोयल एन, ये जो पास कर रही है इसको हम n% बोलते हैं। अगर n% 50% से कम है, मतलब कोर्स ग्रेन्ड सोयल है। सो स्टेप वन तो हमारा भाई यही हो गया कि हमने चेक करना है कि परसेंटेज ऑफ फाइनर 50% से कम है या ज्यादा है। ये हो गया स्टेप वन। उसके बाद स्टेप टू, स्टेप टू में हम चेक करेंगे कि n% की वैल्यू 5 से कम है या फिर 5 के और 7 के, 5 के और 12 के बीच में है, या फिर 12 के और 50 के बीच में, ये चेक करेंगे हम। स्टेप टू है अगर इफ जो परसेंटेज फाइनेस की है वैल्यू 5% से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5% से कम है, मतलब कि सैंड और ग्रेवल्स 95% है और सिल्ट और क्ले 5% से कम है। मतलब जो फाइन पार्टिकल्स के लिए कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल पड़ी थी, श्रिंकेज, स्वेलिंग, ये चीजें पड़ी थी, इसकी प्रॉपर्टीज तो इस सोयल में बहुत कम होएगी। इसका मतलब कि अब इसमें कोलैप्सिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये भी बहुत ना के बराबर होंगे, होंगे ही नहीं। अब हम चेक करेंगे अगर परसेंटेज फाइनर 5% से कम है, तो हम इसमें चेक करते हैं ऐसे केस में कि सोयल वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, कैसी है। सो उसके लिए हमने देखा था कि सीसी और सीयू निकालते हैं। सीसी और सीयू मैंने आपको शायद थर्ड या सेकंड वीडियो में बताया था कि सीसी सीयू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ये कैसे ग्रांडे साहब ने दिया था कोफिशिएंट्स, और इसकी वैल्यू अगर सीसी की वैल्यू होगी 6 से ज्यादा तो हम बोल देंगे, सॉरी सीयू की वैल्यू पहले देखते हैं। सीयू की वैल्यू है अगर 6 से ज्यादा तो हम बोल देते हैं कि वेल ग्रेडेड सैंड है, और अगर 4 से ज्यादा होगी तो हम बोल देते हैं कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स है। ऐसे ही अगर एक होगी या फिर 2 से कम होगी सीयू की वैल्यू तो हम बोल देंगे कि पुअरली यूनिफॉर्म ग्रेडेड सोयल है। हमने ये पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर सीसी की वैल्यू 1, 2, 3 इनके बीच में है या इनके इक्वल है तो हम बोल देते हैं वेल ग्रेडेड सोयल है, और 1 से कम है या फिर 3 से ज्यादा है तो हम बोल देंगे कि पुअरली गैप ग्रेडेड सोयल है। ये हमने पहले पढ़ रखा है सब कुछ भाई। सो अगर वेल ग्रेडेड सोयल है, दो केस बन सकते हैं, या तो वेल ग्रेडेड सोयल होएगी या पुअरली ग्रेडेड। तो हम बोल देंगे अगर सैंड हो, ये एक n% यहाँ पे 50% से कम है, मतलब सैंड भी हो सकती है, ग्रेवल्स भी हो सकती है। अगर ग्रेवल है तो हम बोल देंगे कि GW, मतलब कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स। जो
ग्रेवल जो मेन चीज होती है ना, ग्रेवल हुई, सैंड हुई, सिल्ट हुई, कले हुई, इसको हम बाद में पढ़ते हैं बट लिखते पहले हैं। और ऐसे ही अगर पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स है तो हम बोल देंगे जीपी। अगर ऐसे ही कि सैंड है, वेल ग्रेडेड सैंड, तो हम बोल देंगे एस डब्ल्यू। और अगर वेल ग्रेड पुअरली ग्रेडेड सैंड है तो हम बोल देंगे एसपी। मैंने बताया आपको, अब ये भी याद रखना कि जो मेन चीज है ना, जैसे कि ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, उसको पढ़ते बाद में है और लिखते पहले हैं। और वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, हाईली कंप्रेसिबल है, लो कंप्रेसिबल है, इन चीजों को पढ़ते बाद में है, सॉरी, लिखते बाद में है और पढ़ते पहले हैं इसको। ठीक है भाई। क्या है कि अगर ये केस हुआ, अगर वेल ग्रेडेड का केस हुआ ये वाला, मतलब सीसी की वैल्यू 6 से ज्यादा, या फिर इसको तो हम बोल देंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स, और अगर 4 से ज्यादा तो वेल ग्रेडेड सैंड। और ऐसे ही अगर आई सीसी की वैल्यू सी यू है ये, सी यू, और सी सी की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से ज़्यादा और 3 के इक्वल या 3 से कम, तो वेल ग्रेडेड। ऐसे ही अगर पुअरली ग्रेडेड है तो उसके लिए भी हमने बताया था कि सी यू की वैल्यू होएगी 6 नहीं होनी चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है तो हम पुअरली ग्रेडेड बोल देंगे। मतलब जो वेल ग्रेडेड नहीं है वो पुअरली ग्रेडेड है, याद रखना। ऐसे तो हम इसको क्लासीफाई करते हैं। अब अगर 5% से 12% के बीच में हुई तो क्या करेंगे? और अगर 12% से ज्यादा हुई, फाइनर परसेंटेज, फाइनर 12% से ज्यादा है और 50% से कम है, 50% से कम है मतलब सिल्ट और क्ले कम है, मतलब कोर्स ग्रेन सोयल है, और 12 से 50 के बीच में है। अब हम चेक करेंगे आईपी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को, आईपी को चेक करेंगे। आईपी की वैल्यू हमने बताई थी डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी होता है, लिक्विड लिमिट या लिक्विड वाटर कंटेंट माइनस में प्लास्टिक वाटर कंटेंट। ये वैल्यू, अगर आईपी की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो हम बोल देंगे कि क्ले है, मतलब मेन जो सोयल है फाइन ग्रेन में क्ले है। और अगर आईपी की वैल्यू कम है 4 से, तो हम बोल देंगे कि सिल्ट है। क्ले को डिनोट करते हैं हम सी से और सिल्ट को डिनोट करते हैं एम से। भाई हमने सिल्ट को एम से डिनोट क्यों करा? क्योंकि हमने सैंड को कर दिया था पहले एस से डिनोट, तो दो चीजों को एक चीज से डिनोट तो कर नहीं सकते, इस वजह से हमने सिल्ट को एम से डिनोट किया है। और इसके साथ साथ एक और कंडीशन होती है ए लाइन, ये मैं बाद में बताऊंगा कि ए लाइन क्या होती है। अगर ए लाइन से ऊपर है सोयल, ऊपर, तो क्ले है, और ए लाइन से नीचे है तो सिल्ट है। ठीक है भाई। अब ये तो हो गया कि 12% से ज्यादा है परसेंटेज ऑफ फाइनर्स। अगर 5 से और 12 के बीच में है तो क्या करेंगे हम? या फिर इसमें भी एक चीज मैं पहले आपको इसकी क्लासिफिकेशन बता देता हूं, कैसे कैसे हो सकता है। एक तो क्ले, अगर मेन सोयल ग्रेवल है तो 3 कंडीशन हो सकती है कि 12% और 50% के बीच में तो है ही, क्ले भी हो सकती है, सिल्ट भी हो सकती है, तो हम बोल देंगे क्ले ग्रेवल्स, सिल्टी ग्रेवल्स। और एक और कंडीशन होती है जीसीजीएस, ये क्या होती है ये मैं बताता हूं। अगर आईपी की वैल्यू 4 और 7 के बीच में होगी तो क्या करेंगे हम? इसके लिए तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू क्लासिफिकेशन बता ही नहीं। अब क्या करें अगर क्वेश्चन में आ गया कि आईपी की वैल्यू 4 और 7 के बीच में है और n% फाइनर्स 50% से कम पास हो रहे हैं 75 माइक्रोन से, मतलब कोर्स ग्रेन सोयल है, इससे तो ये पता लग गया पहले तो, स्टेप 1 तो ये हो गया।
उसके बाद बोल दिया कि आईपी की वैल्यू 4 से और 7 के बीच में है, तो कौन सी सोयल होएगी। अब हम जाते हैं, जैसे कि हम अपनी मम्मी के साथ कुछ कपड़े वगैरह लेने जाते हैं, तो हमने पसंद कर ली, वो शर्ट थी मान लो 1000 रुपए की। अब भाई मम्मी है, मम्मी तो सेंस होती है बार्गेनिंग में, बार्गेनिंग ऑफ क्वींस, क्वींस ऑफ बार्गेनिंग। तो मम्मी ने बोला कि नहीं भाई 1000 नहीं, 200, 200 रुपये देंगे। अब भाई हाई लेवल की बार्गेनिंग कर दी। दुकानदार ने बोला नहीं मैम 200 नहीं, आप एक काम करो 900 रुपये दे दो। मम्मी ने नहीं 900 नहीं, चलो 300 ले लो। फिर दुकानदार बोला कि चलो मैम ना आपका ना मेरा, 600 में डील डन। ऐसे ही, ना आपका ना मेरा, मतलब ना क्ले ना सिल्ट, हम बोल देंगे कि दोनों है। अगर ग्रेवल हुआ पहले तो क्ले ग्रेवल्ड सोयल विद सिल्टी ग्रेवल्ड, ऐसे याद रख, ऐसे बोलते हैं इसको। याद रखना, जो मेन है उसको लिखेंगे पहले, बोल लेंगे बाद में, ठीक है। अगर क्ले है तो क्या हो सकती है कि अगर सैंड है, स्टार्टिंग में सैंड थी, सॉरी कोर्स ग्रेन सोयल में सैंड है, तो हम बोल सकते हैं कि क्लेई सैंड है, या फिर सिल्टी सैंड है। ये मैंने आपको बता तो दिया था कि सिल्ट को ऐसे डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे लिख गलत दिया था, याद रखना इसको भी और करेक्ट कर लेना इसको। और एस एम एस सी, अब इसको तो समझाने की जरूरत नहीं होगी क्यों कैसे लिखा है। इसके बाद अगर 5% से और 12% के बीच में है, यहाँ पे भी भाई इसके लिए भी कोई मेन कंडीशन तो दी नहीं, जैसे इसमें दे रखी है कि 5% से कम है तो हम सी यू सी सी निकाल के चेक करेंगे कि वेल ग्रेडेड है पुअरली ग्रेडेड है। और अगर 12 और 50 के बीच में है तो हम चेक करेंगे आईपी को और ए लाइन को। इसमें भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दे रखी, इसमें भी मम्मी रूल लगा देंगे, ना तेरा ना मेरा। क्या बोल देंगे कि वेल ग्रेडेड भी है, और हम बोल देंगे कि सिल्टी और क्ले भी है। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आए ना, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा मोस्टली। तो इन चीजों से याद रखना, मम्मी रूल लगाना और लिख देना खुद ही। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ एक, कि ग्रेवल था स्टार्टिंग में और वेल ग्रेडेड ग्रेवल था। स्टेप 2 से आया कि क्ले ग्रेवल है, ऐसे लिख दिया, ठीक है भाई, दो का पेयर बना के। उसके बाद अब फाइन ग्रेन सोयल भी हो सकता है। स्टेप 1 तो हमारा वही रहेगा, क्या, कि चेक करना है कि सोयल फाइन ग्रेन्ड है या कोर्स ग्रेन्ड है। अगर 50% से कम पास हो रहे हैं, मतलब 7.75 माइक्रोन से, मतलब कोर्स ग्रेन्ड, और 7.75 माइक्रोन से ज्यादा पास हो रहे हैं, 75 माइक्रोन से 50% से ज्यादा पास हो रहे हैं, मतलब सिल्टी सोयल और क्ले सोयल, मतलब फाइन ग्रेन्ड सोयल। अब स्टेप 1 तो वही है सेम, बस अगर परसेंटेज फाइनर ज्यादा है 50 से, मतलब फाइन ग्रेन सोयल। अब इस केस में हम क्या चेक करेंगे वो देखते हैं। अब देखो कि 50% से फाइन ग्रेन सोयल ज्यादा है, मतलब क्या हुआ कि सिल्ट और क्ले ज्यादा है, सिल्ट और क्ले ज्यादा होगी तो कंप्रेसिबिलिटी श्रिंकेज ये प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी, और पुअरली ग्रेडेड गैप ग्रेडेड ये वाली प्रॉपर्टीज बहुत कम होगी। अब इसके लिए हम चेक करते हैं आईपी को। स्टेप 2, चेक आईपी। आईपी चेक करेंगे, आईपी अगर यहाँ पे भी अगर 7 से कम होएगी, 7, आईपी 7 से ज्यादा होगी तो हम बोल देंगे क्ले है, और आईपी 4 से कम होएगी तो हम बोल देंगे सिल्ट है, ठीक है। फाइन ग्रेन्ड की बात कर रहे हैं। और इसके एक होता है ए लाइन, अगर ए लाइन से अबो ए लाइन है सोयल, तो हम बोल देंगे क्ले है, और बिलो ए लाइन है तो हम बोल देंगे
कि सिल्ट है और ऑर्गेनिक सोयल भी हो सकती है। सिल्ट और ऑर्गेनिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऑप्शन में दे रखा हो कि सिल्ट है तो हम सिल्ट को टिक कर देंगे और ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक को टिक कर देंगे। अब अब ए लाइन और बिलो ए लाइन ये क्या है भाई? सो इसके लिए एक ग्राफ है, उससे चेक करते हैं। ये है ए लाइन। अब मेरे पास एक एप्पल का फोन है और वो एप्पल का फोन लाया था मैं 73,200 का। एप्पल का फोन 73,200। ए लाइन 0.73 इंटू में, इससे तो याद रखना 0.73 इंटू में लिक्विड लिमिट -20। एक और लाइन होती है यू लाइन, उसके लिए हम याद रखते हैं यू लाइन इज इक्वल्स टू 9,800, मतलब 0.9 WL-8। ठीक है भाई, दो लाइन होती है, एक ए लाइन और एक यू लाइन। और इसको याद करने के लिए ट्रिक, 73,200 का एप्पल का फोन लेके आया था मैं, उससे याद कर लेना भाई। ए लाइन और यू लाइन, और ये यू लाइन है ना हमेशा अब वो ए लाइन होती है, और इस यू लाइन से ऊपर कोई भी सोयल एग्जिस्ट नहीं करती। हमें ने चीजें चेक करनी है, ठीक है। और हमने पढ़ रखा है, पहले मैथ्स में पढ़ रखा है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पढ़ रखा है। सी तो इसको डिनोट करता है, जैसे कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो सी की वैल्यू ये हो जाएगी। अब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है मतलब सी की वैल्यू 0 होगी। और वाई एक्सिस को डिनोट करता है, और एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। ठीक है भाई, और एम करता है स्लोप को डिनोट। हमारे पास यहाँ पे स्लोप क्या है? ए लाइन। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या है? आईपी। और एक्स एक्सिस में हमारे पास है लिक्विड लिमिट, ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स लिक्विड लिमिट। ठीक है, सो अगर ये आईपी है भाई, देखो ए लाइन में मतलब आईपी आईपी चेक कर रहे हैं ये भी हम, आईपी आईपी फॉर ए लाइन, आईपी फॉर यू लाइन। अगर आईपी की वैल्यू जो ए लाइन की आईपी की वैल्यू आई है, अगर इस लाइन से आईपी जो है, जो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी होता है, वो अगर उप ज्यादा होगी वैल्यू, मतलब आई पी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी जो होती है, अगर वो वैल्यू ज्यादा होगी इस ए लाइन की आईपी से, आईपी ऑफ ए लाइन, मतलब सोयल एग्जिस्ट कर रही है इस रेंज में, और इस रेंज में सोयल एग्जिस्ट कर रही है मतलब क्ले है। हमने देखा है कि क्ले क्या होती है, अब वो ए लाइन, और नीचे है इस ए लाइन से आईपी की वैल्यू, तो हम बोल देते हैं कि सिल्ट है या फिर ऑर्गेनिक सोयल है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आ जाए आईपी, मतलब डब्ल्यू लिक्विड लिमिट दे रखी हो और प्लास्टिक लिमिट दे रखी हो, तो हम आईपी निकाल देंगे, फिर हम ए लाइन और यू लाइन निकाल देंगे। अगर हमारे पास आईपी तो आ गई भाई, यहाँ से जो आईपी निकाल ली है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी से, उसकी वैल्यू सपोज करो कि आ गई 20, और जो ये यू लाइन से आईपी निकाल ली है, आईपी ऑफ यू लाइन, ये आ गई 18। मतलब सोयल इससे ऊपर है, और इससे ऊपर तो सोयल एग्जिस्ट करती ही नहीं, सोयल डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम ऑप्शन मार्क कर देंगे कि सोयल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यू लाइन आ गई, आईपी 20 है, यू लाइन आ गई 21, सोयल एग्जिस्ट कर रही है। अब हम चेक करेंगे आईपी ऑफ ए लाइन, आईपी की वैल्यू 20 है, और अगर ये आ गई मान लो 19,
मतलब आईपी ए लाइन से ज्यादा है, क्ले है। अगर आईपी की वैल्यू होती जैसे कि 10, ए लाइन से कम है आईपी की वैल्यू, मतलब सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले है। अब बात आती है कि अब हम ए लाइन को यू लाइन को चेक कब करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी एक चीज होती है। अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू ज्यादा हो 29.5 से, तो हम ए लाइन को चेक करेंगे। और हम कोर्स ग्रेन्ड सोयल में तो कभी ए लाइन को चेक करते ही नहीं है। मेनली तो सिर्फ और सिर्फ उससे आ जाता है आंसर, CuCC निकाल के और आईपी की वैल्यू निकाल के आ जाता है। ए लाइन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती कोर्स ग्रेन्ड सोयल में। फाइन ग्रेन्ड सोयल में कब पड़ेगी जरूरत, जब लिक्विड लिमिट ज्यादा होगी 29.5 से। उसके बाद इसमें कैसे क्लासिफाई करते हैं सोयल को। अब सोयल हो सकती है कि सिल्टी सोयल हो या फिर क्लेई सोयल हो, दो ही ऑप्शन बचते हैं क्योंकि सोयल फाइन ग्रेन्ड है। और सिल्टी सोयल में और क्लेई सोयल में अब यहाँ पे हम आईपी से कंप्रेसिबिलिटी चेक करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब हम लिक्विड लिमिट पढ़ रहे थे, एक आईएस कोड की वैल्यू पढ़ी थी कि 35 से कम होएगी अगर आईपी लिक्विड लिमिट, तो हम बोल देते हैं कि सोयल है लो कंप्रेसिबल सोयल। अगर 35 और 50 के बीच में है तो हम बोल देते हैं कि इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सोयल है। अगर 50 से ज्यादा है तो हम बोल देंगे कि हाई कंप्रेसिबल सोयल है। सो हाई कंप्रेसिबल, एमसीडी नोट करते हैं सिल्ट को, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट। जो मेन है उसको लिखेंगे पहले, जैसे सिल्ट मेन है तो सिल्ट को लिखेंगे पहले, बोलेंगे बाद में। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, लो कंप्रेसिबल सिल्ट। ऐसे ही अगर क्ले होगी तो हाई कंप्रेसिबल क्ले, लो कंप्रेसिबल क्ले, सॉरी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले भी हो सकती है और लो कंप्रेसिबल क्ले भी हो सकती है। ठीक है भाई, सो ये हो सकती है। नाउ ये था भाई चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल। इसमें यही क्वेश्चन आते हैं कि हम सोयल को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। हमने इसमें पढ़ा है एक जीआई मेथड, जिसमें ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू होती है। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कम होएगी तो सोयल अच्छी है, ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होएगी तो सोयल बेकार है। उसके बाद हमने एक स्टेबिलिटी नंबर पढ़ा, स्टेबिलिटी नंबर की वैल्यू कम होएगी तो सोयल अच्छी है और स्टेबिलिटी नंबर की वैल्यू ज्यादा होएगी तो सोयल बेकार है। उसके बाद हमने पढ़ा भाई आईएस कोड मेथड और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। सो चैप्टर 2 कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझको मोटिवेशन मिले। थैंक